मैं दिनेश कुमार शर्मा राधे कृष्णा टेक्निकल एजुकेशन में एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज हम हमारे यूनिट का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसका पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखो, हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो आवेश। देखो, पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा था, तो सबसे पहला देखो हम पढ़ने वाले हैं आवेश। तो सबसे पहली चीज़ है कि आवेश है क्या चीज़। पहला पॉइंट उठता है हमारे पास, जैसे ही आवेश लिखा जाता है बोर्ड पर तो वहाँ से हमें ये पता लगना चाहिए कि आवेश है क्या। तो आवेश क्या है, देखो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित अथवा विकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। अर्थात ये किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वो किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा अथवा उसको विकर्षित करता है। आकर्षित करने का मतलब होता है चिपक जाना, अर्थात अपनी ओर खींचेगा, और विकर्षित का मतलब होता है धकेलना। अर्थात विकर्षित का मतलब होता है धकेलना। आकर्षण का मतलब होता है किसी चीज को अपनी ओर खींचना, और विकर्षित का मतलब होता है धकेलना। तो देखो, आकर्षित और विकर्षित के आधार पर जो हमारा आवेश है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। और वो होता है हमारा, एक तो होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। देखो, यहां पर हमें यह पता लगा कि आवेश हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। कि आवेश कब तो धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। तो जब मुख्यतः किसी भी पदार्थ पर जो आवेश है वो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी की वजह से उत्पन्न होता है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी पदार्थ रहेगा उस पर आवेश मुख्यतः किसकी वजह से उत्पन्न होता है, या तो उस पर इलेक्ट्रॉन के आने से या उसको इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाने की वजह से उस पर क्या उत्पन्न होगा, आवेश। और जब इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर दो प्रकार का आवेश आ सकता है किसी भी पदार्थ पर, एक तो होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। देखो, धनात्मक कब होगा पदार्थ, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ को छोड़कर चला जाता है। अर्थात आप कह सकते हो त्यागता है। किसको त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। जब कोई पदार्थ किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जाता है या त्याग देता है तब उस पर कौन सा आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है। दूसरी चीज ऋणात्मक आवेश कब आता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अर्थात आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ले लेता है। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहां पर देखो, हमने देखा कि आवेश किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा अथवा उसको विकर्षित करता है। आकर्षित का मतलब चिपका लेना और विकर्षित का मतलब धकेलना। तो वो गुण क्या कहलाता है, उस पदार्थ का आवेश कहलाता है। और किसी भी पदार्थ पर आवेश मुख्यतः इलेक्ट्रॉन की कमी से या अधिकता की वजह से उत्पन्न होता है। इसके बाद हमने देखा कि आवेश हमारा मुख्यतः दो प्रकार का हो रहा है, एक तो है धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक। देखो, धनात्मक कब होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है। जब किसी पदार्थ को कोई इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहा है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसकी वजह से वो पदार्थ क्या हो जाता है, आपका धनात्मक हो जाता है। उसी प्रकार ऋणात्मक, जब कोई पदार्थ
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात किसी दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आवेश क्या है और आवेश कितने प्रकार का होता है। इसके पश्चात हमारा टॉपिक आता है कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है, आज की क्लास में हम आवेश के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड जो टॉपिक रहता है आपका है वो है कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, आवेश की उत्पत्ति होने के मुख्यतः 3 कारण हैं। आवेश की उत्पत्ति मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। पहली मानो आप घर्षण। पहला कैसे होती है आवेश की उत्पत्ति, घर्षण के माध्यम से। दूसरा होता है आपका चालन। दूसरा क्या है, चालन के माध्यम से भी आपके आवेश की उत्पत्ति होती है। और तीसरा जो आपका है वो है प्रेरण के माध्यम से। तो आवेश मुख्यतः 3 प्रकार से उत्पन्न होता है, घर्षण, चालन और प्रेरण के माध्यम से। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ए पार्ट जो कि है घर्षण। पहली चीज समझो कि घर्षण होता क्या है। देखो, आवेश कैसे उत्पन्न हो रहा है वो बात की बात है। पहली चीज घर्षण क्या है कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, यानी कि उनको संपर्कित करेंगे या उनको आपस में लाकर उनको घिसना शुरू करेंगे या उनको संपर्क में लाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, घर्षण कहा जाता है। जिसकी वजह से आवेश एक वस्तु से, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या होगा, स्थानांतरण होगा, जिसकी वजह से उस पर क्या उत्पन्न होंगे, आवेश उत्पन्न होती है। तो पहली चीज, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। और यहां से घर्षण से ही हमारी कौन सी स्थिर विद्युत, घर्षण के माध्यम से ही हम किसका अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युत का अध्ययन करते हैं। अर्थात घर्षण की वजह से हमें कौन सी विद्युत मिली, स्थिर विद्युत। और जिसकी खोज का श्रेय किसे जाता है, हमेशा ध्यान रखना, जो स्थिर विद्युत की खोज के लिए कहा जाता है तो कौन से वैज्ञानिक, थेल्स नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है कि स्थिर विद्युत की खोजकर्ता किसने की है, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। और घर्षण के माध्यम से हम किसका अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युत का अध्ययन करते हैं। अर्थात यहाँ से हमें क्या मिली थी, स्थिर विद्युत मिली थी। और उसकी खोज का श्रेय किसे जाता है, थेल्स नामक वैज्ञानिक को जाता है। अब देखो कि कुछ पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़ने की वजह से कौन धनात्मक होता है और कौन ऋणात्मक होता है। कभी कभार इनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो एक बार टेबल के माध्यम से उनको समझने की कोशिश करो। देखो, पहला जो पढ़ रहे हैं हम आवेश, उसमें उत्पन्न करने का कारण घर्षण। तो देखो, एक तरफ तो लिखो धनात्मक और एक तरफ लिखो ऋणात्मक। देखो, कौन तो धनात्मक होगा और कौन ऋणात्मक होगा। तो पहला इसके अंदर है आपका कांच की छड़। जब कांच की छड़ को हम किस पे, रेशम, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हो सिल्क, जब कांच की छड़ को हम रेशम या सिल्क पर रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ होती है उसको रेशम या सिल्क पे रगड़ते हैं, तो जो कांच की छड़ वो क्या हो जाएगी, धनात्मक। और धनात्मक कब होती है, जैसा कि पीछे बताया था आपको कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो जो आपकी कांच की छड़ है वो क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इसकी वजह से ये धनात्मक हो जाती है। और रेशम जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, आपका ऋणात्मक हो जाता है। सेकंड एग्जांपल है आपका बिल्ली की खाल। ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बिल्ली की खाल।
देखो बिल्ली की खाल को जब बिल्ली की खाल को हम एबोनाइट की छड़ पे रगड़ते हैं तब क्या होता है कि जो बिल्ली की खाल है उससे इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एबोनाइट की छड़ पे जाता है। इसकी वजह से बिल्ली की खाल तो क्या हो जाती है, धनात्मक, और जो एबोनाइट है वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक। इसी प्रकार एक तीसरा एग्जाम्पल और है ऊनी वस्त्र। देखो एक जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है ऊनी वस्त्र। जब ऊनी वस्त्रों को हम एबोनाइट या प्लास्टिक छड़ पर, ऊनी वस्त्रों को एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ पर रगड़ा जाता है तो जो ऊनी वस्त्र है वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एबोनाइट के अंदर जाएंगे। तो जो ऊनी वस्त्र है वो तो क्या हो जाएंगे हमारे धनात्मक, और जो एबोनाइट है या प्लास्टिक की जो छड़ है वो क्या हो जाएगी हमारी ऋणात्मक। देखो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो कांच की छड़ धनात्मक, रेशम ऋणात्मक। उसी प्रकार बिल्ली की खाल से भी इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहे हैं, एबोनाइट की छड़ पर। तो जो बिल्ली की खाल है वो धनात्मक और एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक। उसी प्रकार ऊनी वस्त्र से जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे जा रहा है, एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ पे जा रहा है। तो जो ऊनी वस्त्र है वो धनात्मक और जो एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ है वो क्या हो जाएगी हमारी ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये पहला टाइप था हमारा घर्षण से आवेश उत्पन्न होने का। इसके पश्चात जो आपका सेकंड कारण है जिसके कारण आवेश उत्पन्न होता है वो है हमारा चालन। देखो आवेश दूसरा जो उत्पन्न होता है वो चालन के माध्यम से होता है। अब देखो चालन किस तरीके से, बी रहने वाला आपका चालन। देखो इसमें क्या होता है, जब किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ के संपर्क में लाया जाता है जब किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ के संपर्क में लाया जाता है तो दूसरे पदार्थ में आवेश का स्थानांतरण होता है और आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे आप बल्ब, हीटर कि शायद बल्ब और हीटर में कैसे उत्पन्न हो रहा है। देखो सपोज करो ये आपका क्या है, एक बल्ब है, ठीक है। बल्ब के दो सिरे हैं प्लस और माइनस। इसको हमने एक स्विच के माध्यम से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमने एक स्विच के माध्यम से इसको किसको कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से देखो ये बीच में क्या जुड़ा हुआ है, एक बल्ब, दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एक तत्व जुड़ा हुआ है। तो इस चालक तार से इसके अंदर क्या जाएगा, जो आवेश है वो ट्रांसफर होगा और हमारा बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। अर्थात जब किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ के संपर्क में लाया जाता है तो उसकी वजह से दूसरे पदार्थ के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश का स्थानांतरण होकर क्या उत्पन्न हो जाएगा, हमारा आवेश उत्पन्न होता है। तो ये कहलाता है हमारा चालन। फॉर एग्जाम्पल दूसरे तरीके से देखना चाहें, जैसे ये कोई चालक तार था ये कोई चालक छड़ एक है। अब मैं इस चालक छड़ में कोई धारा आई बह रही है, यदि मैं किसी दूसरी चालक छड़ को यहाँ पर रख दूँ तो इसके अंदर से भी क्या बहना लग जाएगी, आपकी धारा बहने लग जाती है। अर्थात जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, संपर्क में लाता हूँ, तो संपर्क में लाने की वजह से आवेश इसमें भी फ्लो होने लग जाता है। तो चालन के माध्यम से भी क्या उत्पन्न होता है, आपका आवेश उत्पन्न होता है। तीसरा आता है हमारा, जो आवेश उत्पन्न करने का जो तीसरा कारण है वो रहता है आपका प्रेरण। देखो तीसरा जो आवेश है वो रहने वाला है हमारा प्रेरण। तीसरा जो आवेश उत्पन्न होने का कारण है वो प्रेरण है। देखो प्रेरण में कैसे होगा, जब किसी पदार्थ
पदार्थ में बिना किसी दूसरे पदार्थ के संपर्क में आए बिना आवेश उत्पन्न होता है, वह प्रेरण आवेश कहलाता है। देखो तीसरा जो आवेश उत्पन्न होने का कारण है प्रेरण। देखो इसमें क्या होगा, वो बोल रहा है जब किसी पदार्थ में बिना किसी दूसरे पदार्थ के संपर्क में आए, अर्थात कोई दूसरा पदार्थ किसी भी के पदार्थ के संपर्क में नहीं आएगा, हम उसको टच नहीं करेंगे, घर्षित नहीं करेंगे, एक दूसरे को रगड़ेंगे नहीं, फिर भी उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो उसे बोलते हैं प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न होना। जैसे कि ये एक कोयल है, एक कुंडली है फॉर एग्जाम्पल, और एक कुंडली ये है, देखो दोनों रखी हुई है। मैं क्या करूंगा, इसको किसी सप्लाई वोल्टेज से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं जैसे ही इसको एसी सोर्स से कनेक्ट करूंगा तो इसके अंदर क्या बहेगी, विद्युत धारा, और विद्युत धारा इसके अंदर से भी जाएगी। जब इस कुंडली के अंदर से विद्युत धारा जाएगी तो इसके अंदर क्या बनेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनना शुरू होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र। और ये चुंबकीय क्षेत्र धारा के ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा मान की धारा उतना ज़्यादा परबल और लंबी दूरी पर हमारा क्षेत्र बनता चला जाएगा। अब देखो ये कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र को काटना शुरू करेगी। जैसे ये कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र को काटेगी तो इसके अंदर भी क्या बन जाता है, हमारा ईएमएफ बन जाता है। और जैसे ही हम इसको किसी लोड से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर भी क्या बहना शुरू हो जाती है। जैसे ही हम इसको लोड से कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर भी क्या बहना शुरू हो जाएगी, धारा। और धारा किसकी वजह से उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर आवेश की वजह से उत्पन्न हो रही है। तो प्रेरण के माध्यम से भी कुछ वस्तुओं में क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। और यहाँ से हम देखो मोटर, जनरेटर आदि जितने भी हमारे उपकरण रहने वाले हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, आपका प्रेरण के माध्यम से ही आवेश का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर हम प्रेरण के माध्यम से इनको समझेंगे। जो मोटर है, जनरेटर है, इनकी क्रियाविधि के अंदर किसकी वजह से आवेश उत्पन्न होता है, प्रेरण की वजह से उत्पन्न होता है। और जो प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, उसको देने वाले साइंटिस्ट रहे हैं माइकल फैराडे। क्या रहे हैं, माइकल फैराडे। तो हमेशा ध्यान रखना, जो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण है उसको देने वाले कौन रहे हैं, माइकल फैराडे। और जो पीछे वाला टॉपिक एक छूट गया था हमारा, चालन के माध्यम से, जो आपका चालन है उसकी वजह से हम चल विद्युत मिलती है। कौन सी विद्युत मिलती है हमें, चल विद्युत, यानी गति की जो विद्युत है उसका अध्ययन हम चालन की वजह से करते हैं। और जो इस चल विद्युत को देने वाले साइंटिस्ट रहे हैं वो रहे आपके वोल्टा नामक साइंटिस्ट रहे हैं। ये पीछे वाली जो टॉपिक रहा था चालन के अंदर ऐड कर लेना। चालन की वजह से कौन सी विद्युत मिलती है, हमें चल विद्युत मिलती है। और उसकी खोज किसने की है, वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने की है। अब देखो हम हमारी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। और तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि आवेश मुख्यतः क्या था, आवेश के बारे में हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं आवेश को। आशा करता हूँ सभी को अब तक की क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अब देखो नेक्स्ट आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है आपका आवेश के गुण धर्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आवेश के गुण धर्म। क्या पढ़ने वाले हैं, आवेश के गुण धर्म। अब देखो आवेश के मुख्यतः कुछ गुण धर्म है जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला है आवेश एक योज्य राशि होती है। क्या होती है, आवेश एक योज्य राशि होती है। सर योज्य का मतलब क्या होता है, तो योज्य का मतलब होता है एडिटिव। एडिटिव अर्थात जुड़ने, जोड़, जिसको हम बोल सकते हैं कि योज्य का मतलब जुड़ने वाली राशि होती है। तो आवेश की पहली प्रॉपर्टी, पहला गुण क्या है, आवेश एक योज्य राशि होती है अर्थात एडिटिव नेचर की होती है। यानी कि किसी पिंड पर, सपोज करो ये कोई पिंड है आपका, क्या है, ये कोई पिंड है, मैंने इस पिंड को दो भागों में बांट दिया, ठीक है, इस तरीके से हमने इस पिंड को दो भागों में बांट दिया। अब देखो यहाँ पर +5 कूलाम आवेश है, यहाँ पर -6 कूलाम आवेश है और यहाँ पर
10 कूलाम आवेश है प्लस का, और यहाँ पर -6 कूलाम आवेश है। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे कि आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। अब देखो यहाँ पर इस पिंड पर 4 आवेश अलग अलग है, लेकिन क्या संपूर्ण आवेश की बात करेंगे हम, संपूर्ण पिंड के ऊपर, टोटल पिंड के ऊपर अगर हमें आवेश देखना है तो हम क्या करेंगे। देखो क्या होगा, QT क्या बोल रहा है, आवेश एक योज्य राशि है अर्थात जुड़ने वाली है। तो देखो Q1 जितने आवेश है उतने मान लो, Q1 Q2 Q3 और Q4, क्योंकि हमारे कितने आवेश है, 4 आवेश हैं। तो हम टोटल पिंड के ऊपर आवेश देखना चाहते हैं, तो हमारा Q1 कितना है, जैसे -6, Q1 का मान कितना हुआ, -6 कूलाम। उसी प्रकार Q2 का मान कितना है, +10 कूलाम। ठीक है, उसके पश्चात तीसरा जो आवेश है उसका मान क्या है, -6 कूलाम, प्लस इसके पश्चात जो फोर्थ आवेश है वो कितना है, +5 कूलाम। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ेंगे क्योंकि जुड़ने योग्य राशि है, तो -6 कूलाम प्लस 10 कूलाम, -6 कूलाम और प्लस के 5 कूलाम, माइनस को एक साथ जोड़ दो, प्लस को एक साथ दो, 10 और 5 15, प्लस के कितने आए 15 कूलाम, माइनस के 6 और माइनस के 6 जुड़ के कितने हो जाएंगे, -12 कूलाम। तो 15 कूलाम में से -12 कूलाम गए तो कितने बचे, 3 कूलाम, किसके, प्लस के। तो पूरे पिंड पर, संपूर्ण पिंड पर कुल आवेश कितना हुआ हमारा, 3 कूलाम आवेश होने वाला है। तो इस प्रकार पहली जो प्रॉपर्टी आवेश की, आवेश एक योज्य राशि होती है। इन पे चलकर आगे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, और आपके कई एग्जाम्स हैं जैसे दिल्ली मेट्रो हुआ, DRDO हुआ, उसके अंदर इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। सेकंड पॉइंट रहने वाला है हमारा, आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है। देखो संरक्षित का मतलब होता है सुरक्षित, क्या बोल सकते हैं हम, सुरक्षित। और सुरक्षित का मतलब एक तरीके से क्या हो गया कि जैसे सपोज करो ये कोई चालक तार था, क्या था, कोई चालक तार था, इसका A बिंदु और इसका B बिंदु है। मैं यहाँ से 5 कूलाम आवेश भेजता हूँ, कितना भेज रहा हूँ, 5 कूलाम आवेश भेज रहा हूँ। तो यहाँ से जा रहा है तो इतना ही, जितना कूलाम आवेश यहाँ आ रहा है उतना का उतना ही हमें यहाँ क्या होगा, मिलने वाला है। जितना हमने यहाँ से भेजा उतना ही यहाँ मिलेगा, अर्थात इसको ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो आवेश एक प्रकार की क्या होती है, हमारी संरक्षित राशि होती है। तीसरा देखो, आवेश से संबंधित जो तीसरा गुण है वो है आवेश एक गणना करने योग्य राशि है। जो आवेश का तीसरा गुण है वो क्या है हमारे लिए, कि आवेश एक गणना करने योग्य राशि है। देखो C जो तीसरा इसका प्रॉपर्टी है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है आवेश एक गणना करने योग्य राशि है। जो आवेश है एक प्रकार से क्या है, गणना करने योग्य राशि है। सर गणना कैसे, देखो इसका एक फॉर्मूला होगा, किसी भी वस्तु या किसी भी पिंड पर कुल आवेश निकालना है तो Q बराबर +- NE होता है। क्या होता है, हम किसी पिंड पर जो जितना भी टोटल आवेश है उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या गणना कर सकते हैं। इस वजह से आवेश क्या होता है, गणना करने योग्य राशि होती है। देखो किस तरीके से, Q बराबर +- NE। सर यहाँ पर Q क्या है, देखो Q क्या है, पिंड का कुल आवेश रहेगा, पिंड पर कुल आवेश, जो हमारा पिंड है उसके ऊपर जितना भी कुल आवेश है वो कहलाता है हमारा टोटल Q, कैपिटल Q। इसके बाद में E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर जो इकाई आवेश होता है उसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। उसी प्रकार N क्या है सर, यहाँ पर N रहेगा आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि आपको भी पता है मुख्यतः आवेश किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जितने इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उस पर क्या रहने वाला है, आवेश रहने वाला है। तो E जो है, जो आपका N है वो क्या रहने वाला है, आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और N हमेशा ध्यान रखना एक पूर्णांक संख्या होगी,
सर पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से कितने भी हो सकते हैं। n का मान कभी भी भिन्न में नहीं होगा, जैसे 1/2 नहीं होगा, n का मान जैसे 3/4 नहीं होगा, अर्थात होगा तो क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो आवेश क्या है आपका, एक गणना करने योग्य राशि, अर्थात हम आवेश को किसी भी चीज़ पर कैलकुलेट कर सकते हैं या उसको गिन सकते हैं। तो Q बराबर क्या होने वाला है, प्लस माइनस NE। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q क्या है आपका, पिंड पर कुल आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जहाँ पर n का मान क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा, कभी भी ये भिन्नों के रूप में नहीं होगी। अब देखो आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा, और यहीं पर हमारा लगभग आवेश क्या हो जाएगा लगभग आवेश से संबंधित आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट होने वाली है। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक। अब देखो आवेश के मात्रक, आवेश के दो मात्रक होंगे, एक तो कह सकते हैं हम MKS या SI मात्रक, MKS या SI मात्रक। तो आवेश का जो MKS या SI मात्रक होता है वो होता है हमारा कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। दूसरा जो इसका मात्रक होता है CGS मात्रक होता है, और वो क्या होता है ESU। क्या होता है, ESU। ये मात्रक सभी बच्चों को याद रहता है, किंतु जो इसका CGS मात्रक है ESU, ये बहुत कम बच्चों को याद रहता है, और कभी कभार आपके एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। देखो ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी इकाई। स्थिर वैद्युतिकी इकाई बोल सकते हैं। देखो MKS और SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, स्थिर वैद्युतिकी इकाई। अब देखो इसके पश्चात कभी कभार आपका एक कूलाम बराबर पूछ लिया जाता है कि कितना ESU होता है। एक कूलाम बराबर क्या पूछ लिया जाता है, कितना ESU होता है। तो ये हमेशा ये डाटा है, इसे याद ही करना है। 3 × 10⁻⁹ कूलाम। कितना, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU, सॉरी माइनस में नहीं है, 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU रहने वाला है। उसी प्रकार यदि वो पूछता है कि एक ESU बराबर कितना कूलाम होता है, इसका जस्ट अपोजिट भी तो पूछ सकता है हमें, एक ESU बराबर कितना कूलाम होगा, तो ये होगा 3.33 × 10⁻⁻10 कूलाम। तो ये दोनों डेटा है, और डेटा आपको हमेशा याद करना है, समझने के साथ साथ उसको याद भी करते चलो। 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। उसी प्रकार एक ESU बराबर होता है 3.33 × 10⁻⁻10 कूलाम। इसके पश्चात एक और जो इसका मात्रक होता है, इसका भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। सॉरी, देखो एक रहता है इसका एक और मात्रक है फैराडे। सॉरी, देखो एक और जो मात्रक है वो क्या आपका फैराडे है। देखो जो फैराडे है वो कहता है कि एक फैराडे बराबर, ये भी आवेश का ही मात्रक होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये भी याद करने वाली चीज है, और दिल्ली मेट्रो में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आवेश का एक अन्य मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है, और जिसका मान एक फैराडे बराबर कितने कूलाम होते हैं, तो वो होते हैं आपके 96,500 कूलाम। तो देखो यहाँ की क्लास में हमने देखा जो आवेश के मात्रक है वो सॉरी कूलाम, CGS मात्रक होता है आपका ESU, और जो आपका तीसरा मात्रक है वो होता है फैराडे, और एक फैराडे बराबर कितना होता है 96,500 कूलाम। तो
तो यहाँ पर हमने आवेश के मात्रक, आवेश के गुणधर्म, आवेश की उत्पत्ति और आवेश क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। अब देखो, मैं आशा करता हूँ आज की क्लास सभी बच्चों को पसंद आई होगी। देखो, आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। एक तो आवेश को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, कमेंट्स करके सभी को बताना है कि आवेश को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, और आवेश किस प्रकार की राशि है, ये सदिश है या अदिश है। आपको दोनों चीज़ों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो आवेश को मापने वाला यंत्र होता है वो क्या होता है और आवेश किस प्रकार की राशि है। तो देखो, मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों से कि आज की जो मेरी क्लास है वो सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।